Namaskar, I am Arun Yadav from UP. Today my class economics lecture for prelims. सबसे पहले तो ऐसा आईएएस इंस्टीट्यूट को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए एक अलग रणनीति के तहत अपने यहाँ हिंदी माध्यम के बच्चों को सुविधा प्रदान जो की है। आज मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स बताऊंगा कि यूपीएससी आज 2 साल पहले से देखा जाए तो यूपीएससी के जो ट्रेडिशनल पार्ट है उससे कहीं हटा के आज 50 से लेकर 60% तक करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं। और देखो करंट के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें इकोनॉमिक्स का क्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी इकोनॉमिक्स एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी है जो बिना टच किए यूपीएससी इससे आगे बढ़ती है। और मैं आपको इकोनॉमिक्स में बता दूं, इकोनॉमिक्स में यूपीएससी के क्वेश्चन किस आधार पे और कैसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें यूपीएससी का जो क्वेश्चन होगा वो खास करके फैक्चुअल ना होकर कंसेप्चुअल ज्यादा होता है। क्योंकि यदि आपको जीएस यानी यूपीएससी का प्रीलिम्स जीएस को क्वेश्चन टच करना है तो आपको इकोनॉमिक्स का ज्ञान यानी आपको उसका कंसेप्ट टोटली क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तब आप यूपीएससी के क्वेश्चन को एकदम आसानी से, चाहे वो करंट का क्वेश्चन हो चाहे वो इकोनॉमिक्स के ट्रेडिशनल पार्ट का हो, वह क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जब तक ले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक क्वेश्चन चाहे जीएस के किसी भी पार्ट का क्वेश्चन क्यों ना हो आप टच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूपीएससी फैक्चुअल उसमें बहुत कम होता है, कंसेप्चुअल बहुत ज्यादा होगा। तो हम आज इकोनॉमिक्स देखेंगे और हम देखेंगे इकोनॉमिक्स में आज हमारा जो पहला चैप्टर होगा वो गरीबी, इंग्लिश में उसे पॉवर्टी कहते हैं, गरीबी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें जो आज इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है लूंगा वह होगा गरीबी। गरीबी आखिरकार गरीबी क्या होती है, पहले हम इसे जानेंगे कि गरीब किसे कहते हैं। गरीबी जो कंसेप्ट आया है, गरीबी की जो परिभाषा है, पहले हम उसे क्लियर करेंगे कि आखिरकार गरीब किसे कहते हैं। तो जान लीजिए, गरीबी एक ऐसी स्थिति होती है जो व्यक्ति अपने आय से, चाहे वो जितना कमाता हो दिन भर में, जो व्यक्ति अपने आय से अपने सबसे निम्नवत से निम्नवत यानी छोटे से छोटे जरूरत को पूरा न कर सके, उसे क्या कहेंगे? गरीब या गरीबी। सीधा सीधा कह रहा है कि यदि जितना से अपने छोटे से छोटे जरूरत को पूरा न कर पाए वह व्यक्ति। गरीबी 2 प्रकार की होती है। गरीबी 2 प्रकार की होती है। पहला निरपेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी। दूसरा होता है सापेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी यह 2 गरीबी है। हम इन्हीं गरीबी को ध्यान देंगे। आज मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ जो आंकड़ा गरीबी का है, जो हमारे यहाँ आंकड़ा आया है गरीबी का, कहा जाता है कि भारत में 816 रुपया जो व्यक्ति कह रहा है प्रति व्यक्ति प्रति माह कमाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है। सीधा सीधा करा है 816 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह, खासकर गांव वालों के लिए। किसके लिए है? गांव वालों के लिए है। गांव वालों के लिए है कि 816 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह कमाने वाला गांव के लोग को गरीब नहीं कहा जाता है। अर्थात एक दिन में अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे
या डिवाइडेशन करेंगे तो 27 रुपया 20 पैसा आता है एक व्यक्ति के पास, याद रखिएगा। और यही यह गांव के लिए है, लेकिन शहरों के लिए यही क्या है, 1000 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह कमाने वाले शहरी को हम गरीब नहीं कहेंगे। यानी एक दिन में 33.33 पर डे प्रति दिन कमाने वाले व्यक्ति को हम गरीब नहीं कहते हैं। ठीक, जो आंकड़ा भारत में है यही आंकड़ा है कि गांव में प्रतिदिन अगर जो 27 रुपया 20 पैसा कमा रहा है वह व्यक्ति गरीब नहीं है, लेकिन शहरों में जो है 33 रुपया 33 पैसा जो व्यक्ति कमा रहा है पर डे वह गरीब नहीं है। यानी पर महीना गांव में 816 और शहरों में 1000 रुपया। याद रखिए मित्र, यह आंकड़ा है आज का जिससे हमारे गरीबी का निर्धारण किया जाता है। आपको बता दूं, निरपेक्ष गरीबी वह गरीबी होती है, निरपेक्ष गरीबी वह गरीबी होती है जिसके लिए एक निश्चित पैमाना निर्धारित किया गया है। निरपेक्ष गरीबी वह गरीबी होती है जिसके लिए एक निश्चित न्यूनतम पैमाना है। क्या है? निश्चित न्यूनतम पैमाना, निश्चित न्यूनतम पैमाना है। यानी यह पैमाना है, यह एक निश्चित पैमाना है। और जो निरपेक्ष गरीबी कहता है कि निश्चित और न्यूनतम पैमाना को आधार बनाते हुए कहता है कि यदि इस पैमाना के नीचे जीवन करने वाले जनसंख्या जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों संख्या को दिखाता है। यही क्या है? निरपेक्ष गरीबी, या कह सकते हो निरपेक्ष गरीबी ऐसी गरीबी है जिसके लिए एक निश्चित न्यूनतम पैमाना तैयार किया गया है और इसी पैमाना के आधार पे जो इस पैमाना के नीचे रहने वाले लोगों के कुल संख्या को दिखाता है, इसे हम गरीबी रेखा कहते हैं। ठीक, इस पैमाना के नीचे रहने वाले लोगों को हम बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं और ऊपर वाले लोगों को हम क्या कहते हैं? एपीएल। याद रखिएगा, यही हमारा क्या है? निरपेक्ष गरीबी। ध्यान देना, निरपेक्ष गरीबी शून्य हो सकती है लेकिन सापेक्ष गरीबी कभी शून्य नहीं हो सकती है, क्योंकि सापेक्ष गरीबी वह गरीबी होती है। ध्यान देना, निरपेक्ष गरीबी मैंने बताया शून्य हो सकती है लेकिन सापेक्ष गरीबी शून्य कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि सापेक्ष गरीबी जो है वह आय के विषमता को दर्शाती है। याद रखना, मैंने जो पैमाना बनाया था कि जो व्यक्ति 816 रुपया चाहे गांव का हो 816 रुपया कमा रहा है वह इसके ऊपर होगा, उसके क्या होगा? ऊपर। यानी जो इससे कम कमा रहा हो, जो कम कमा रहा होगा वह बीपीएल में आएगा। ठीक, 816 रुपया कमाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है, यानी वह बीपीएल में आएगा। याद रखिए दोस्त। ठीक, हम कह सकते हैं कि निरपेक्ष गरीबी में हम यानी ऐसा कुछ योजनाएं, कुछ पॉलिसी लाकर इस गरीब और हम उनके आय को बढ़ाकर 816 रुपया या फिर 1000 रुपया हो सकता है जो वह गरीबी रेखा से, लेकिन सापेक्ष गरीबी हमेशा इस पॉवर्टी लाइन के ऊपर का होता है। कि जो सापेक्ष गरीबी वह आय के विषमता यानी उसे दिखाता है। मैं आपको बता दूं कि जो सापेक्ष गरीबी होता है उसमें कुछ लोग जो होते हैं औसत आयु से बहुत ज्यादा कमाते हैं। क्या कह रहा है कि भैया ये जो पॉवर्टी लाइन है, ये जो पॉवर्टी लाइन है, कह रहा है इससे कुछ लोग बहुत ऊपर कमाते हैं, यानी उसका औसत आयु एवरेज जो होता है बहुत हाई होता है, लेकिन कुछ का एवरेज जो होता है, जो कुछ का एवरेज जो है
वो कम होता है, ठीक। लेकिन दोनों ही के गरीबी रेखा के ऊपर है। गरीब दोनों नहीं है, ना तो यह व्यक्ति गरीब है ना तो यह व्यक्ति गरीब है, लेकिन गरीबी की खाई क्या है? इन दोनों के बीच के आय का विषमता, ठीक। कह रहा इन दोनों के बीच के आय की विषमता ही गरीबी कहलाती है। समझ आ रहा है? निरपेक्ष गरीबी, फिर से ध्यान देना, वह गरीबी होती है जिसके लिए एक निश्चित न्यूनतम पैमाना दिया गया है और उस पैमाना के नीचे जीवन यापन करने वाले कुल जनसंख्या को दर्शाता है, जिसे हम गरीबी रेखा भी कहते हैं, और उस रेखा के नीचे रहने वाले को एपीएल कहते हैं, ठीक। और सापेक्ष गरीबी वह गरीबी होती है जो आय के विषमता को दर्शाता है, ठीक। यानी सीधा सीधा कह रहा है, इस पावर्टी लाइन के ऊपर वाले कुछ व्यक्तियों का औसत आयु जो होता है, औसत जो एवरेज इनकम होता है बहुत ज्यादा होता है। कुछ व्यक्तियों का औसत आयु गरीबी रेखा से तो ऊपर है लेकिन कम है। अब कहने को तो गरीब आप भी नहीं हो और गरीब वो भी नहीं है, लेकिन ये जो बीच के आय का विषमता है ये हमारे बीच खाई, अमीरी और गरीबी की खाई जो है बनाता है। याद रखिए दोस्त, आज जो नोटबंदी हुई है वह इसी अमीरी और गरीबी को बांटने की कोशिश हुई है। और मैं बता दूं, यहां से क्वेश्चन इस साल 100% यूपीएससी से निकलेगी, यह मैं गारंटी देता हूं इस बात की। क्योंकि आपको बता दूं, आज हम गांव का हूं, मान लो आज हम गांव का हूं, 816 रुपया कमा रहा हूं, गरीब नहीं हूं, लेकिन आज शहर के चाहे अंबानी ब्रदर हो, टाटा हो, बिरला हो, करोड़ों में कमाते हो, गरीब नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे गरीब की नजर से देखा जाता है। क्योंकि जो सरकार हमारा पैमाना तैयार किया है उस पैमाने के ऊपर मैं भी हूं, वह भी है, लेकिन फिर भी हम उसके तुलना में क्या कहा जा रहे हैं? गरीब है। क्यों गरीब है? क्योंकि हमारे और उनके बीच आय की वह क्या है? सबसे कम है। और इसी आय के विषमता को बताने के लिए दो वैज्ञानिकों ने, दो अर्थशास्त्रियों ने, जिसको लारेंज, पहला है लारेंज ने अपने वक्र से, अपने कर्व से तो अपने गिनी गुणांक से लारेंज ने, मैंने क्या बोला, इसी आय के विषमता को कम करने के लिए लारेंज ने अपने कर्व से तो गिनी अपने गुणांक के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं, क्या रहा है? नो डाउट, ओके, क्लियर। यानी मैंने क्या बताया, गरीब मैं भी नहीं, गरीब क्यों में क्या है? बहुत बड़ी खाई है। समझ में आ रहा है ना? और यही क्या है? इसीलिए हम कहते हैं कि निरपेक्ष गरीबी शून्य हो सकती है, लेकिन सापेक्ष गरीबी शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि भले से उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। यह नोटबंदी जो हुई है, लेकिन यह बात ध्यान देना, इससे गरीबी हमारे और अनिल अंबानी में फर्क नहीं आएगा। जो उनका कमाई वही होगा, जो हमारा वही होगा। बस यह है कि थोड़ा सा गैप पटने की कोशिश हो रही है। यानी विषमता को, ये जो विषमता है इसको कम करने की कोशिश किया जा रहा है, यानी उनके प्रभाव को कम किए जाने की कोशिश किया जा रहा है। और बता दूं, इसी को लारेंज ने अपने कर्व, गिनी ने अपने गुणांक के माध्यम से इसको स्पष्ट करने का सुझाव दिया। जैसे यदि हम लारेंज कर्व की बात करें,
सबसे पहले अगर हम लारेंज कर्व की बात करें, लारेंज कर्व की बात करें तो लारेंज ने आय के लोगों के प्रतिशतता के साथ साथ क्या बोला है, क्या बोला है, लोगों के, यहां ध्यान देना, लोगों के प्रतिशतता के लिया है। एक तरफ लोगों के प्रतिशतता तो एक तरफ लोगों के आय का परसेंटेज को लेते हुए एक समांतर रेखा बनाया है, पूर्ण समांतर रेखा। क्या बनाया है? पूर्ण समांतर रेखा। और कहता है इसी समांतर रेखा से 45 डिग्री पर, कितना पर? 45 डिग्री पर एक्स अक्षांश है, एक्स अक्षांश है, ठीक। और इन्होंने बताया जैसे मान लो आय क्या है, 5% हो, 10% हो, 20% हो, यहां पे मान लो लोगों के परसेंटता यहां का 25 है, 50 है, 75 है, इसी तरह ले लो। तो इसी के माध्यम से बताया कि यदि जो लारेंज ने अपने कर्व के माध्यम से समझाने की कोशिश किया है, इसी के माध्यम से बताया है कि यदि जो लोग इस पूर्ण समानता रेखा के, क्या बोला है, जो लोग इस पूर्ण समानता के रेखा के जितना नजदीक जाएंगे, कह रहा है जितना नजदीक जाएंगे, नजदीक जाएंगे, नजदीक जाएंगे, उतना ही विषमता, उतना ही जो हमारा आय का विषमता है, विषमता कम होगी। सीधा कह दिया है कि जो लोग जितना ही पूर्ण समांतर रेखा के नजदीक जाएंगे उतना ही हमारी विषमता होगी, आय की कम होगी। लेकिन जो लोग या फिर जो लोग एक्स अक्षांश के पास आएंगे, एक्स अक्षांश के नजदीक जाएंगे, उतना ही नजदीक जाएंगे, उतना ही हमारा विषमता बढ़ेगा, उतना ही हमारा आय की विषमता बढ़ेगी। हमने क्या बोला कि भैया जितना ही हम पूर्ण समांतर रेखा के नजदीक, लारेंज कर्व के अनुसार, कि जितना ही हम पूर्ण समांतर रेखा के नजदीक जाएंगे उतना ही हमारे आय की विषमता कम होगी। लेकिन जितना हम एक्स अक्षांश के पास आएंगे उतना ही हमारी विषमता क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी हमारे और आपके बीच की खाई क्या होगी, अमीरी गरीबी की बढ़ जाएगी, ठीक। इसे लारेंज ने अपने कर्व के माध्यम से समझाया है। लेकिन इसी लारेंज ने अपने, यही जो लारेंज का कर्व है इसी को आधार बनाते हुए, ये जो लारेंज का कर्व है इसी को आधार बनाते हुए गिनी ने, कौन? गिनी ने अपने गुणांक के माध्यम से, गिनी ने अपने गुणांक के माध्यम से इसी लारेंज के कर्व को ही आधार बना गिनी ने माध्यम से इसे समझाने की कोशिश किया है। और आपको बता दूं गिनी ने इसमें क्या किया है, 0 से 1 के बीच एक आधार बनाया है, एक रेखा बनाया है। और इनका मानना है, यह देखो 1 है, यह 0 है, यह गिनी का है नियम, यह 0 है, यह 1 है। गिनी का मानना है यदि हम आधार जो है, यहां से कह रहा है गिनी, यदि हम 0 के जितना पास नजदीक जाएंगे, कह रहा है 0 के जितना नजदीक जाएंगे विषमता कम होगी। विषमता क्या होगी? विषमता कम होगी। कह रहा है जितना ही हम, कह रहा है कि अगर हम 1 के नजदीक जाएंगे उतना ही विषमता हमारी क्या होगी?
बढ़ेगी। बात समझ लेना। इसी लैरेंज वक्र को ही आधार बनाते हुए गिनी ने अपने गुणांक के माध्यम से बताया। जीरो से, क्योंकि गिनी का जो गुणांक है वो से एक बीच वितरण कर रहा है, तैर रहा है, यानी उसका मानना है कि यदि जीरो के जितना नजदीक हम जाएंगे हमारे आय की भी क्षमता कम होगी, लेकिन हम एक के पास जितना ही जाएंगे उतना ही हम बढ़ जाएगी। यही गिनी और गुणांक है जो सापेक्ष गरीबी में जो आय की विषमता है उसे कम करने का उपाय। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक बात बता दूं, हमारे जो नोवेलिस्ट अमर्त्य सेन जी हैं वह एक मानवीय गरीबी दी है। ठीक, उनका मानना है कि गरीबी वास्तव में व्यक्ति के क्षमताओं की अभाव की स्थिति होती है। और मैं आपको बता दूं, फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूं, जिसको समझ में दोबारा लाओ आप लोग, क्योंकि यहां से चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से इस बार क्वेश्चन आने वाले हैं। मैंने बताया गरीबी दो प्रकार की, निष्पेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी हुआ गरीबी होती है जिसके लिए एक न्यूनतम निश्चित पैमाना तैयार किया गया और उस पैमाना के नीचे जीवन यापन करने वाले उस सभी कुल जनसंख्या को दर्शाता है, जिसे हम उससे गरीबी रेखा या गरीबी लाइन भी कहते हैं। और उस गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को हम बीपीएल कहते हैं। और हमने बताया कि निरपेक्ष गरीबी शून्य हो सकती है, लेकिन सापेक्ष गरीबी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। और हमने बताया सापेक्ष गरीबी जो है वह आय के विषमता को दर्शाता है। उसका मानना है कि हम गरीबी रेखा के, जो गरीबी रेखा है उससे ऊपर कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत, उनकी औसत आय अपने औसत आय से बहुत अधिक है, लेकिन कुछ लोग हैं जो औसत आय के पास ही या कम पे ही है। और इन्हीं लोगों के बीच के जो विषमता है आय का, उसी को दर्शाने के लिए लैरेंज ने अपने कर और गिनी अपने गुणांक के माध्यम से बताया है। लैरेंज ने बताया है अपने कर के माध्यम से कि जो समांतर रेखा के जितना नजदीक होगा उतना ही हमारी आय की विषमता कम होगी, यदि जितना ही x अक्षांश के करीब होगा वह विषमता उतना ही अधिक बढ़ेगी, खाई बढ़ेगी। इसी तरह गिनी ने भी लैरेंज कर्व को ही आधार बनाते हुए बताया है, क्योंकि उसका भी 0 से 1 के बीच दो आधार वितरण कर रहा है। उसने भी बताया है कि अगर 0 से जितना ही हम 0 के नजदीक जाएंगे हमारा विषमता उतना ही कम होगा, हम 1 के नजदीक जितना ही जाएंगे हमारी विषमता उतना ही बढ़ेगी। यह है गिनी और गुणांक गरीबी। और मैं आपको बता दूं, जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारा देश अंग्रेज के चुंगल से छूटने के बाद तो भूखमरी, गरीबी, अकाली हर तरह से ग्रसित था। और उस समय हमारे देश में गरीबी निर्धारण के लिए कुछ वैज्ञानिक तथ्य नहीं था, और इसीलिए योजना आयोग ने उस समय हमारे यहाँ गरीबी निर्धारण किया। उसने गरीबी निर्धारण में योजना आयोग ने क्या किया कि भैया 20 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह, मैंने बताया गरीबी निर्धारण के लिए सर्वप्रथम योजना आयोग ने 20 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह निर्धारित किया, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। आज 1971 में कैलोरी खपत की ओर बढ़ाया। उनका मानना था कि अब हम जो गरीबी निर्धारित करेंगे वह कैलोरी खपत के आधार पर हम गरीबी को निर्धारित करेंगे। 1971 में दांडेकर ने यह बात कही थी, और उन्होंने क्या किया, गांवों के लिए 2400 किलो कैलोरी, शहरों के लिए 2100 किलो कैलोरी, भोजन खरीदने वाले व्यक्ति को गरीबी रेखा से बाहर रखा। यह दांडेकर का मानना है। लेकिन आप बता दीजिए, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता या बेंगलोर या चेन्नई जैसे हाईटेक सिटी, अब ले लो मणिपुर, झारखंड, छत्तीसगढ़, क्या इन सबको हम सेम कर सकते हैं? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि यह जो रथ और दांडेकर का 1971 में जो समिति ने लिया कैलोरी खपत सबके लिए, एक ही निर्धारण बनाया था कैलोरी खपत का। लेकिन बाद में 1900
93 में लकड़वाला ने अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग कैलोरी खपत को ही माध्यम बनाया और बताया। क्यों बताया भाई? जानते हो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या फिर चेन्नई कि लोगों का आय की विषमता, मणिपुर ले लो, आपका झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों से आय क्या है? अधिक है भाई। क्योंकि यहां पे वहां के तुलना में यहां पे बेटर स्थिति है। और क्या हम वहां के गरीबों को यहां के लोगों से तुलना कर सकते हैं? नहीं। इसीलिए लकड़वाला ने 1993 में सरकार से यह रखी कि हम कैलोरी खपत में एक समान किसी को नहीं रख पाएंगे, क्योंकि इसके लिए हमें अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग कैलोरी खपत बनाना होगा। लेकिन अंततः जान आप कि आपका जो अंततः प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी की सिफारिश पर हम अपने न्यूनतम से न्यूनतम आवश्यकताओं को, जिससे हमारी वंचना, सभी लोगों से वंचना थी, उसे रखने की प्रयास किया गया। और अंततः सुरेश चंद्र तेंदुलकर ने यह बात रखी कि भैया न्यूनतम आवश्यकताओं का यह अच्छा विचार बताया, जिसमें खाद्य वस्तुओं के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, स्वच्छता, महिलाओं को रोजगार और बच्चों के लाभ तक की बात किया। और मैं आपको बता दूं, सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने 1800 इंटरनेशनल कैलोरी खपत को मानक आधार बनाया गया था, ठीक, और जिसमें सभी लोगों को, सभी पक्षों से कल्याण की बात की। और मैं आपको बता दूं, सुरेश तेंदुलकर कमेटी के आधार पर ही भारत या फिर इस समिति की पहली सिफारिश के आधार पर ही पहली बार गरीबी आंकड़ा प्रस्तुत किया गया था। 2004-5 के आधार बनाते हुए गरीबी का आंकड़ा हमारा प्रस्तुत किया गया था। ध्यान देना, सुरेश तेंदुलकर कमेटी के आधार पे ही हम 2004 और 5 को आधार बनाते हुए हम क्या किए, पहली बार गरीबी का जो आंकड़ा है, जो फैक्ट है, उसे प्रस्तुत किया। जब हम 2004-5 में पहली बार सुरेश चंद्र तेंदुलकर के कमेटी के आधार पर जो गरीबी का आंकड़ा प्रस्तुत किए, वह गरीबी उस समय थी 37.2% थी। क्योंकि हो सकता है इस फैक्ट को, क्योंकि अब को आधार बना के यह पहला, ठीक है, कितना 37.2%, ठीक है। लेकिन इसी प्रकार यह कब का है, 2004 और 5 की गरीबी का निर्धारण है। लेकिन इसी प्रकार 2009 और 10 में गरीबी का जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया था, वह था 29.8% दिखाया गया। लेकिन तेंदुलकर की सिफारिश पर ही दिखाया गया था। हाल में ही जो 2013 में जारी किया गया आंकड़ा, 2013 में जारी किया गया, 2013 में जारी किया गया 11-12 का आंकड़ा, कितना, 2011-12 का आंकड़ा में हमारी गरीबी कितना, 21.9%। यानी हमारे यहां गरीबी दिखाई गई कि भारत में बस मात्र 100% में 21.9% लोग गरीब हैं। यानी लगभग हम कह सकते हैं हमारे यहां लोग 7% या 78 से 79% लोग गरीब नहीं। क्या वास्तविकता में सत्य है? लेकिन हम फिल्म दृष्टि से इसे दिखाएंगे कि हमारे यहां गरीबी 21.9% इस समय वर्तमान में है।
किसी को डाउट? नहीं डाउट है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़े। ध्यान दीजिएगा, अगर फास्ट क्लास लग रही हो तो मैं थोड़ा सा स्लो हो जाता हूं, लेकिन ये भी का आंकड़ा है। आज मैं आपको अपने यहां का फैक्ट देता हूं। इस फैक्ट को याद रखिएगा आप लोग। सीधा सीधा कभी कभी पूछता है, सुरेश तेंदुलकर की जो रिपोर्ट थी उसमें पहली बार गरीबी किस वर्ष को आधार वर्ष बनाया गया था? 2004-5 को। ठीक याद रखना। और इसमें गरीबी की आंकड़ा क्या प्रस्तुत किया गया था? तब भारत की गरीबी आंकड़ा 37.2%, 37.2% प्रस्तुत किया गया था। लेकिन अगली रिपोर्ट 2009-10 में गरीबी की आंकड़ा 29.8% किया गया था, सुरेश तेंदुलकर कमेटी के ही। लेकिन हाल ही में 2013 में 2011-12 के आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया, जिसमें गरीबी बताया गया कितना? 21.9%। यानी हम कह सकते हो कि विश्व स्तर पे भारत में गरीबी मात्र 21.9% बचे हैं। यानी कह सकते हो कि लगभग 78% लोग हमारे यहां गरीब नहीं है। ओके, हमारे यहां गरीबी का एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है कि किन लोगों को गरीब कहा जाएगा, किन लोगों को गरीबी रेखा से बाहर रखा जाएगा। ये बात समझिएगा। मैं भी बता दूं, हमारे यहां एपीएल और बीपीएल के बाद एक तीसरा आधार भी बनाया गया है, अंत्योदय का, जिन्होंने गांधी जी रस्किन के पुस्तक अनटू द लास्ट से लिया था, जिसमें गांधी जी ने भी कहा था कि सभी व्यक्तियों का सभी पक्षों से क्या होना चाहिए? उद्धार होना चाहिए। और इसी में ट्रस्टीशिप की बात भी, न्यासी सिद्धांत की बात भी गांधी जी कहा था। और मैं वह आंकड़ा हूं कि जो आंकड़ा वर्तमान में हमारे यहां है, वह आंकड़ा यह है, ध्यान दीजिएगा मित्र। ध्यान दीजिएगा, ये जो गरीबी आंकड़ा जिसे हम फैक्ट कहते हैं, फैक्ट आपको बता, वर्तमान भारत में गरीबी का जो आधार बनाया गया है, वह गांवों के लिए 816 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह है। अर्थात क्या 27 रुपया 20 पैसा के आधार को बनाया गया है। यानी एक दिन में 27 रुपया 20 पैसा प्रति व्यक्ति प्रति दिन की बात की गई है। और आपको यह बता दूं, यह गांव के लिए हमारे यहां वर्तमान आधार चल रहा है कि अगर इतना रुपया महीना में 16 रुपया जो व्यक्ति कमाता है, गरीबी रेखा से बाहर है। यानी एक दिन का 27 रुपया 20 पैसा। देखो यह जो हम डिवाइडेशन किया हूं वह हमारा 30 दिन पे है। यदि इसमें 31 का भाग दोगे तो यह 26 रुपया कुछ हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर 30 का हम इससे डिवाइड करते हैं तो यह 27 रुपया 20 पैसा होगा। अगर हम 31 से करते हैं तो 26 रुपया समथिंग आ जाएगा, याद रखिएगा। इसमें डिफरेंस, इससे आप भटकिएगा मत। और दूसरा जो है शहरी क्षेत्रों के लिए, शहरियों के लिए, शहरी लोगों के लिए, जिसमें 1000 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह की बात किया गया है। यानी 3.33
प्रति व्यक्ति प्रति माह है। प्रति व्यक्ति प्रति माह, यानी कह सकते हो शहरों में 1000 रुपया कमाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है, या फिर कह सकते हो 33 रुपया 33 पैसा कमाने वाला व्यक्ति प्रतिदिन वाले गरीब नहीं है। लेकिन ये ओवरऑल भारत की बात कर रहा है, और आपको बता दूं कि नागालैंड के लिए यह पैमाना भारत में सबसे अधिक है। और आपको एक फैक्ट और देता हूं, यह आंकड़ा जो है नागालैंड के लिए सर्वाधिक है। नागालैंड के लिए आंकड़ा सर्वाधिक है, और वहां गांवों के लिए 1200 और शहरों के लिए 1300। किराया यहाँ पे गांवों में 1270 रुपया है प्रति व्यक्ति प्रति माह, लेकिन शहरों के लिए यह कितना है? 1302 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह, प्रति व्यक्ति प्रति माह। समझ में आ रहा है ना? कह रहा है कि यह जो आंकड़ा है नागालैंड के लिए भारत में सर्वाधिक है। गांव के लिए 1270 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह है, लेकिन शहरों के लिए 1300 कितना है? 2 रुपया। शहरों के लिए, नागालैंड के शहरों के लिए कितना है? 1302 रुपया। यानी भारत में सर्वाधिक यह आंकड़ा कहां पे है? नागालैंड में है। याद रखना, जबकि यह आंकड़ा सर्वाधिक है, अब बात आ गया कि यह भारत में सर्वाधिक आंकड़ा है, तो सबसे कम आंकड़ा किसका है? ध्यान देना। और सबसे कम उड़ीसा के लिए। किसके लिए है? उड़ीसा के लिए है। उड़ीसा के लिए गांवों में और शहरों में, गांवों और शहरों में, उड़ीसा के गांवों में 695 रुपया और शहरों के लिए 861 रुपया। गांवों के लिए कितना है? 695, 95 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह, और शहरों के लिए कितना है? 861 रुपया, 861 रुपया। ठीक, 861 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह। हमारे देश, फिर से देख लो, यह फैक्ट आपको बता दूं, भारत में गरीबी का आंकड़ा जो प्रस्तुत किया जा रहा है के लिए 816 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह, यानी कह सकते हो 27 रुपया 20 पैसा कमाने वाला एक दिन में जो व्यक्ति कमाता है उसकी गरीबी। और दूसरा आंकड़ा शहरी है, 1000 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह कमाने वाला व्यक्ति को हम गरीब नहीं कहेंगे। यानी कह सकते 35 रुपया 33.33 पर पर्सन पर डे कमाने वाला गरीब नहीं है। यानी वो हमारे पावर्टी से, यानी हमारे इस फैक्ट के, या कह सकते हो इस हमारे आंकड़े से आधार पे वह गरीब नहीं है। बात समझ रहे हैं आप? और यह आंकड़ा जो यह फैक्ट है हमारे देश में सबसे अधिक, यह आंकड़ा कहां पे है? नागालैंड के लिए है। नागालैंड में यह आंकड़ा भारत में सर्वाधिक है। याद रखिएगा दोस्त,
नागालैंड में गांवों के लिए 1270 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह है, लेकिन शहरों के लिए 1302 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह है। सोच लो, गांव और शहर लगभग बराबर है। और यहां फिर दूसरा सबसे कम जो है वो उड़ीसा में है। कहां पे है? उड़ीसा में, जो गांवों के लिए 695 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह है, तो शहरों के लिए 861 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह है। याद रखिएगा यह। और आगे आपको बता दूं, इसके बाद इसे मिटा दूं, मिटा देना, टाइप करना है कर लो। चलिए हो गया। अभी तो हम देखें कि ये जो गरीबी का आंकड़ा है सबसे कहां पे है? सबसे कम, सबसे कम में है। लेकिन अब सवाल पूछता है सर्वाधिक, पूछता है, सीधा कहेगा भारत में सर्वाधिक गरीब वाले राज्यों का क्रम पूछता है कि भारत में अधिक गरीब वाले राज्यों का क्रम। आपको बता दूं, भारत में सर्वाधिक गरीब वाला क्रम पहला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पहला छत्तीसगढ़ है। दूसरा स्थान झारखंड है, झारखंड। तीसरा स्थान आपका क्या है? मणिपुर, मणिपुर है। और चौथा स्थान आपका जो है कहां है? बता दो। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और आखिरी जो है क्या है? बिहार। यह सर्वाधिक गरीबी वाले राज्य है, क्रम है। सबसे गरीब कौन है? छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर मणिपुर, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर बिहार है। यानी कह सकते हो कि यह जो आंकड़ा के आधार पे जो भारत में प्रस्तुत किया गया है, इस आंकड़ा के आधार पे भारत में सबसे गरीब वाले राज्यों का क्रम जो है, सबसे पहले नंबर 1 पे छत्तीसगढ़ है, फिर द्वितीय नंबर पे झारखंड है, और थर्ड नंबर पे मणिपुर है, और फोर्थ नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, और फिफ्थ नंबर पे बिहार है। किसी को डाउट नहीं? आगे बढ़ो। ये तो भैया ध्यान देना, सर्वाधिक गरीब है ये सब। लेकिन अब सवाल ये तो है, लेकिन यहां पूछा भारत में सबसे गरीब वाले तो देखते हैं कि भारत में सबसे कम गरीबी वाला राज्य कौन है। ठीक, राइट किए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब अभी तो देखें कि भारत में सर्वाधिक गरीब वाले राज्य, लेकिन अब देखो भारत में सबसे कम गरीब वाले राज्यों का क्रम। सबसे कम गरीब यानी सबसे कम गरीब, सबसे कम गरीब वाले राज्यों का क्रम जान लेना। भारत राज्य सबसे कम गरीब है,
वो पहला नंबर किसका आएगा? गोवा। और आपको बता दूं दूसरा नंबर है वो है केरल। तीसरा नंबर जो आपका है वो है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। चौथा जो है आपका, मैं आपको बता दूं, वो है आपका नॉर्थ ईस्ट राज्य है, क्या है? सिक्किम। सिक्किम है। और पांचवा जो है वो आपका है पंजाब। ध्यान देना मित्र, यूपीएससी चैप्टर को इस बार टच करने वाली है और इतना लैंग्वेज में जो आपको पढ़ा रहा हूं शायद ही कोई इतना लैंग्वेज में आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाए। अभी हमने बताया कि सर्वाधिक गरीबी वाले आज क्रम मैंने बताया, और अब मैंने बताया कि भारत में सबसे कम राज्यों का क्रम, सबसे कम गरीब भारत में जो है वह गोवा है, और दूसरा जो है केरल है, तीसरा आपका हिमाचल प्रदेश है, चौथा सिक्किम है, तो पांचवा आपका पंजाब है। ये तो बात गरीबी है। आप जानते हो कि भारत पॉपुलेशन आज वर्ल्ड में दूसरे नंबर, तो जरूर पूछेगा कि भारत में जनसंख्या के आधार पर कौन से राज्य सबसे ज्यादा है? यह भी सवाल हो सकता है। याद रखिए दोस्त, इस सवाल को भी हमें जानना होगा और मैच्योरिटी से समझना होगा। ठीक, चलिए देखते हैं। किसी को प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। देखो, अभी मैंने बताया सर्वाधिक गरीब और सबसे कम गरीब, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं इस फैक्ट के आधार पे कि भारत में सबसे जनसंख्या के आधार में, भारत में जनसंख्या के आधार पे क्या है भैया? अब सवाल अगला पूछेगा तो यही पूछेगा, भारत में जनसंख्या के आधार पे, जनसंख्या के आधार पर सबसे गरीब राज्य कौन है? भारत में जनसंख्या के आधार पर सबसे गरीब राज्य, सबसे गरीब राज्य, याद रखना, भारत में जनसंख्या के आधार पर सबसे गरीब राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। दूसरा बिहार है। इन दोनों को याद रखना। अगर जनसंख्या के, अगर अधिक गरीब वाले राज्यों का क्रम पूछेगा तो सबसे अधिक गरीब छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, फिर मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, तब बिहार है। लेकिन सबसे कम गरीब वाले में पूछेगा तो गोवा है, फिर केरल के बाद आपका जो है हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल के बाद सिक्किम, फिर पंजाब है। लेकिन जनसंख्या के आधार पर यदि पूछे तो सबसे गरीब उत्तर प्रदेश, फिर बिहार है। याद रखना मेरे मित्रों, हमारा गरीबी का चैप्टर है और इतने से आईएएस के पेपर में यूपीएससी आपसे खेलेगी। बस याद रखना, गरीबी से जो फैक्ट चाहिए, जितना समझना चाहिए उतना दे दिया। लेकिन इस बार जो हमारे वर्तमान भारत सरकार, या कह सकते हो हमारे देश के प्रधानमंत्री नोटबंदी जो किए हैं, यह यही दर्शाता है कि हमारे यहाँ जो सापेक्ष गरीबी है, यानी सापेक्ष गरीबी से तात्पर्य क्या है? जो आय की विषमता है उसी को कम करने की कोशिश किया गया है। यानी सीधा सीधा कह सकते हो
यहां से अगर क्वेश्चन हमारा यूपीएससी उठाता है तो लॉरेंज कर्व या फिर गिनी के गुणांक को टच करते हुए इस क्वेश्चन को पूछेगा, चाहे जो प्राय रूप हो, लेकिन आपने जैसे समझा है इसी आधार पर उस क्वेश्चन को बिल्कुल 100% सही करेंगे। याद रखना, यूपीएससी से इसी को टच करता हुआ निकलेगा। बस आपका समझ परख क्या है ये चीज। हमने क्या बताया, अभी क्वेश्चन चाहे करंट में जिस मुद्दे को लेकर उठाए, लेकिन गरीबी से क्वेश्चन उठाएगा। अगर गरीबी से क्वेश्चन उठाएगा तो सापेक्ष गरीबी ही पूछेगा। याद रखना, अगर सापेक्ष गरीबी पूछेगा तो उसमें लॉरेंज कर्व और गिनी के गुणांक को टच करते हुए क्वेश्चन का जो भी आधार बनाए उसी से करेगा। चाहे आपको ग्राफ के माध्यम से क्वेश्चन पूछे, चाहे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे, टच करेगा। ये भी करंट के साथ, करंट आपके यहां चलता है और माध्यम से आप देखिएगा कि क्वेश्चन यहां से कैसे निकलेंगे। फिर हमने कहा कि गरीबी का चैप्टर था जितना जरूरी था। हमने बताया गरीबी क्या है, गरीबी कितने प्रकार की है, गरीबी का निर्धारण योजना आयोग क्या किया था, या 1971 में रब्रदान डेकर समिति क्या किया था, या फिर 1993 में लकड़वाला ने क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की, या फिर अंत में सुरेश चंद्र तेंदुलकर का क्या गरीबी का रिपोर्ट था। और उसके बाद जो फैक्ट किए जाएगा वह फैक्ट या जो आंकड़ा है भी मैं आपको दे दिया हूं। यही आपके गरीबी का चैप्टर है। बहुत पढ़ने की या बहुत डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी आपको कॉन्सेप्ट में ही घसीटेगी। याद रखिएगा, जब आप मेंस पढ़ेंगे तो आपको इससे अंदर की बातें पढ़ाई जाएगी, लेकिन प्रीलिम्स दृष्टिकोण से, प्रीलिम्स नजरिए से जितना इंपॉर्टेंट था आपके सामने मैंने गरीबी को पढ़ा दिया। अभी बताइए, गरीबी के साथ साथ हमारे यहां अगला चैप्टर जो है बेरोजगारी। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, इसी से रिलेटेड है। जब मैंने गरीबी बता दिया तो इसी से रिलेटेड एक चैप्टर और है जिसका नाम है बेरोजगारी। आज हमारे यहां इतने लोग शिक्षित होने के बावजूद भी बेरोजगार हैं। अगर मान लो जो लोग रोजगार पाए भी हैं तो अपने एजुकेशन के आधार पे या जैसा रोजगार चाहते हैं वैसा रोजगार उनके पास नहीं है। हम बेरोजगारी भी पढ़ेंगे और हमारे यहां जो बेरोजगारी है कई तरीकों से बताई जाती है, लेकिन यूपीएससी क्या पैटर्न को फॉलो करती है, हम उस बेरोजगारी को ध्यान देंगे। याद रहे दोस्त, हमारे यहां जो बेरोजगारी हम जो आपको बताएंगे, अगला चैप्टर ये हमारा क्या, बेरोजगारी। पहले लिख लेता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि है क्या बेरोजगारी, क्यों यहां से क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है और हम लोग इतना सिंपल चीजों का जवाब नहीं दे पाते हैं या फिर क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। मित्र, बस इतना कहूंगा, बस ध्यान दीजिए, इकोनॉमिक्स बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम जो कंसेप्ट बता रहा हूं उस पर केयर करिए, ठीक। और देखो, लोग कहते हैं कि हिंदी माध्यम के बच्चों को अच्छा नोट्स नहीं प्रोवाइड होता, लेकिन मैं कहता हूं कि आपसे बेटर नोट्स इंग्लिश मीडियम वालों के पास नहीं है। याद रखिए, जो मैं लेक्चर दे रहा हूं आपको, जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, या जो सिंपल लैंग्वेज में आपको नोट्स दे रहा हूं या डिटेक्टिव करा रहा हूं, तो इस चीज को आप लोग काफी गहनता से समझिए और पढ़िए, जिससे आपको अच्छे या फिर कह सकते हैं प्रीलिम्स के लिए या प्रीलिम दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स ही ऐसा एक सब चीज है जिसमें लोगों को बहुत काफी उलझने आती है। लिटरेचर इकोनॉमिक्स से खुद क्यों ना हो, वो अभी परेशान होता है, तो सबका चेहरा बदल जाता है कि ये क्वेश्चन कैसे पूछ दिया। तो मैं बार बार कहूंगा, हम लोग जो पढ़ते हैं वो अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन यूपीएससी का जो क्वेश्चन है वो एक अलग ही दृष्टिकोण है। तो हम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे जिस पैटर्न से यूपीएससी एक अलग दिशा में जा रही है, हम भी उसी की दिशा में जाने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि यूपीएससी ने
बेरोजगारी में किस तरह से और कैसा क्वेश्चन प्रेजेंट कर सकता है, या बेरोजगारी हमारे यहाँ क्या है, या कह सकते हो बेरोजगारी हमारे यहाँ कितने प्रकार की होती है। लोग कहते हैं बेरोजगारी तो ऐसे कई प्रकार की, लेकिन जहां यूपीएससी देखो यहाँ पे बड़ी मेल खाएगा, क्योंकि यहाँ पे किताबों में कई पुस्तकों में देखोगे बेरोजगारी के अलग अलग नाम दिया है, लेकिन यूपीएससी जो नाम फॉलो करती है वह इस कदर है। जैसे बेरोजगारी भैया 4 से 5 प्रकार की है, लगभग 5 प्रकार की है। पहला तो प्रचंड बेरोजगारी, कह सकते हो छिपी हुई बेरोजगारी। हमने बताया जो हमारे यहाँ बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, वो लगभग 5 प्रकार की है। पहला प्रछन्न, प्रछन्न प्र आधा च रहेगा, प्रछन्न, या फिर छिपी हुई बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी। दूसरा है हमारा मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। दूसरा है मौसमी बेरोजगारी। अगला जो हमारा बेरोजगारी है, रोजगारी क्या है, चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी है। चौथा जो हमारा यहां बेरोजगारी है वो घर्षणात्मक बेरोजगारी है। बेरोजगारी है। और जो अंतिम बेरोजगारी है, याद रखना, वह है संरचनात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी है, संरचनात्मक बेरोजगारी है। अब हम बता दूं, जो यूपीएससी सवाल पूछता है बेरोजगारी से, इन्हीं 5 में से क्वेश्चन यूपीएससी का बेरोजगारी से आता है। और हम जानेंगे कि प्रच्छन्न या छुपी मौसमी बेरोजगारी क्या है, चक्रीय बेरोजगारी क्या है, घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है, फिर सब क्या है। याद तो इतना में से ही यूपीएससी आपको खिलाती है, पर आप बोल्ड हो जाते हो। आपको बता दूं, यही 5 गरीबी में से थी पर साल चेंज कर करके क्वेश्चन पूछती है, जिससे आप लोग खेलने में खेलते खेलते बोल्ड हो जाते हो। और कैसे क्वेश्चन उठाता है आपको खुद पता नहीं यूपीएससी क्या कहती है। को हम बात करें प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी, पहला हेडिंग जो है प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी। एकदम सिंपल और साधारण भाषा में मैं आपको समझाता हूं कि प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी, मित्र मैं मानता हूं आप लोग शहर के हो, लेकिन कुछ ऐसे है जो गांव के भी हैं। आपको बता दूं, जो गांव या फिर आएगा, इतना बता दूं, मान लो या खासकर प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी जो है कृषि रिलेटेड है। क्या ऐसा रिलेटेड है? कृषि से रिलेटेड है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। आपको बता दूं, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मान लो आपके पास 10 कट्टा जमीन है या 1 बीघा जमीन है। अगर आप 5 भाई हो, 1 बीघा जमीन है, और आप 5 ब्रदर्स हो, 5 ब्रदर्स, ठीक, 5 भाई हो और मिलकर कर रहे हो। मानो पांचों भाई मिलकर इस खेत में काम कर रहे हो, लेकिन आपको पता है खेत में जो 5 भाई काम किए तो 5 कुंटल गेहूं या धान, क्या बोला,
प्रच्छन्न बेरोजगारी मैंने बताया कि यदि आप 5 भाई हो, आपके पास 1 बीघा या फिर 20 बिस्वा जमीन है। यदि आप इसमें 5 भाई यानी आप पांचों भाई इसमें आप काम कर रहे हो, लेकिन इसी 1 बीघा में आप 5 कुंटल चावल या फिर गेहूं उपजाऊ कर रहे हो। इस 1 बीघा में 5 कुंटल चावल या गेहूं उपजाऊ कर रहे हो। बड़ी अच्छी बात है कि आपके 1 बीघा में 5 कुंटल धान या फिर गेहूं उपजाया जा रहा है। लेकिन अगर इसमें से हमारा 3 भाई, 5 भाई में से अगर 3 भाई कार्य को खेती करना छोड़ दे, क्या करना है? खेती करना। 3 भाई खेती करना छोड़ दे, तब भी हमारा जो प्रोडक्शन है, यानी उत्पादन है, वही बना रहेगा। क्या होगा? हमारा जो प्रोडक्शन है, 5 लोग मिलकर 5 कुंटल किए, लेकिन अगर 3 से छोड़ के भी चले गए, तब भी हमारे 2 लोग भी 1 बीघा खेत में 5 कुंटल धान या गेहूं उपजा सकते हैं। यानी कह सकते हो इसमें बाकी 3 का काम नहीं था, नाम मात्रा का लगे हैं। इसी को हम क्या कहेंगे? छुपी हुई बेरोजगारी। रोजगार नहीं है तो 5 का 5 में लगे हैं। इसीलिए यूपीएससी अब क्वेश्चन कैसा पूछता है? जिन लोगों को हटाया जाता है, क्या उससे हमारा प्रोडक्शन पे कोई प्रभाव पड़ेगा? हाँ या ना? ऑब्वियसली ना पड़ेगा। या फिर जिन लोगों को हटाया गया है उनका प्रोडक्शन कितना है? 1, 2 या पहला क्वेश्चन नहीं होगा कि जिन लोगों को इस कार्य से हटाया गया है, जिन लोगों को इस कार्य से हटाया गया है, उनका उत्पादन क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन आता है 5 कुंटल उपजाएंगे, नेक्स्ट 3 कुंटल उपजाएंगे, सी 2 कुंटल उपजाएंगे, डी इनका उत्पादकता, डी जो है सीधा कहेगा इनका उत्पादकता कैसा है? इनका उत्पादकता कैसा है? 0 है। ऑब्वियसली इनका उत्पादकता क्या होगा? राइट आंसर डी होगा, क्योंकि जब 5 भाई कार्य कर रहे हैं तब भी 5 कुंटल उपजा रहे हैं। अगर 2 भाई भी काम करेगा या 1 भाई भी काम करेगा तब भी उतना गेहूं या चावल उत्पादित करेगा। यानी कह सकते हो इन लोगों को जो लगे हुए हैं उनकी उत्पादकता क्या है? प्रोडक्शन 0 है, 0। बात समझ आ रहा है? कई बार पूछ दिया है अंतिम उत्पादक पर क्या इसके कोई प्रभाव पड़ेगा? यस या नो? नो। या कह सकते हो कि लोगों को हटाया गया है उनकी उत्पादकता क्या है? 0 है। उनका प्रोडक्शन क्या है? 0 है, 0 है। समझ आ रहा है? गुड। तो यह है क्या? प्रच्छन्न बेरोजगारी खासकर किसमें पाई जाती है? कृषि में। किसमें? एग्रीकल्चर में, कह सकते हो कृषि में। दूसरा क्या है भैया? मौसमी बेरोजगारी। आगे बढ़े। पहला तो आपका क्या था? प्रच्छन्न। दूसरा आ गया आपका क्या? मौसमी। आपको पता है भारत मौसमों का देश है, या मौसमी जुआ भी कहा जाता है भारत को। या मौसम रिलेटेड क्या होगा? कृषि होगा। यानी तो मौसमी कृषि
आपको बता दूं, यह मौसम के आधार पे, किसके आधार पे? यह मौसम के आधार पे कृषि उद्योगों में, किसमें? कृषि कारपोरेट में, कृषि उद्योगों में पाया जाता है। आपका मौसम के आधार पे, जिस मौसम का जो कृषि है, उस मौसम के आधार पे ही आपके लिए रोजगार सृजित होती है। अगर मौसम है तो रोजगार सृजित है, मौसम नहीं है तो रोजगार भी नहीं है। आज जो आपको पता है कि नोटबंदी से हमारा प्रोडक्शन क्या हुआ है? कम हुआ है। मैं मानता हूं कि इससे हमारे यहां थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की स्थिति बनेगी, लेकिन आगे चल के सुधरेगा। इसका कारण तो मैं जब इन्फ्लेशन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। अभी मैं क्वेश्चन को झूठे छेड़ दिया, लेकिन फिर भी आपको बता दूं, जो मौसमी बेरोजगारी है वह कृषि या मौसम के आधार पर कृषि उद्योगों में पाया जाता है। यदि मौसम है, जिस मौसम का कृषि एग्रीकल्चर है या जिस मौसम का कृषि है, उसमें रोजगार हमारा सृजित है। अगर मौसम नहीं है तो रोजगार भी नहीं है। इसे क्या कह सकते हो? मौसमी बेरोजगारी। किसी को प्रॉब्लम? नो। अगला थर्ड है, क्या है भैया? चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी, बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी। याद रखना दोस्त, ये जो चक्रीय बेरोजगारी है खासकर बाजारवाद अर्थव्यवस्था के लिए होती है। ठीक, ये क्या है? ध्यान देना, यह बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी जो है, यह बेरोजगारी बाजारी अर्थव्यवस्था पर डिपेंड है। किस पे? बाजारी, यानी मार्केट इकोनॉमिक्स पर डिपेंड करता है। बाजारी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था पर क्या है? यह बाजारी अर्थव्यवस्था पर आधारित है। अर्थात कह सकते हो कि यदि सही है, बाजार सही है, तो आपके मांग के अनुसार रोजगार बढ़ेगा। यानी क्या? बाजार की स्थिति क्या है? सही है। यदि बाजार की स्थिति सही है, यदि मांग, यह क्या है? मांग पर डिपेंड करेगा। यदि सही मांग है तो हमारा रोजगार है। अन्यथा अगर मार्केट सही नहीं है, बाजार सही नहीं है तो रोजगार कम होगा। जैसे इस समय नोटबंदी के कारण हमारे यहां प्रोडक्शन प्रभावित हुआ है, जिसके कारण मार्केट में पूंजी की कमी होने के कारण हमारा प्रोडक्शन रुका हुआ है और रोजगार भी कम हुआ है। ये कैसा बेरोजगारी है? चक्रीय बेरोजगारी है। यहां से भी क्वेश्चन पूछेगा, याद रखना, क्योंकि जब हमारे यहां मार्केट में कैपिटल यानी पूंजी होती है, हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, यानी खास करके जब हमारा मांग बढ़ता है, यानी हमारे यहां मांग है उस चीज की, प्रोडक्शन का, तो हमारे यहां रोजगार बढ़ता है। इस समय नोटबंदी के कारण हमारे यहां क्या है? मनी प्रॉब्लम है। क्या है? पूंजी की कमी है, जिसके कारण हमारे यहां प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, और प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है तो रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है। समझ में आ रहा है ना? यही क्या है? चक्रीय बेरोजगारी है। याद रखना, जब मार्केट में डिमांड बना हुआ है यानी पूंजी है तो हमारा, लेकिन इस समय नोटबंदी के कारण हमारे यहां पूंजी की कमी है, जिससे हमारा प्रोडक्शन रुका है,
यानी हमारा मांग नहीं बन पा रहा है, बढ़ नहीं रहा है, यानी मांग है, जिसके कारण हमारे यहां रोजगार भी रुका है। समझ आ रहा है ना? यही क्या चक्रीय बेरोजगारी है। यानी ये कैसा बेरोजगारी है? बाजारवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित बेरोजगार है, बेरोजगार है। याद रखना दोस्त, बताया प्रच्छन्न बेरोजगारी, दूसरा बताया मौसमी बेरोजगारी, तीसरा बता दिया चक्रीय बेरोजगारी, और अब चौथा बेरोजगारी समझ लीजिए, जिसका नाम है घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर क्या? जो एक दूसरे का विरोध कर रहा हो ना, उसी को तो घर्षण कहते हो साइंस में। तो उसको हम देखेंगे। ये बात ध्यान देना, इस समय हमारे यहां नोटबंदी के कारण क्या है? पूंजी की कमी है, जिससे हमारा प्रोडक्शन कम हुआ है, और प्रोडक्शन कम होने के कारण रोजगार भी हमारा कम हुआ है। अगर हमारे यहाँ पूंजी रहती है या फिर डिमांड बढ़ता है, तो हमारे यहाँ रोजगार भी बढ़ता है, क्योंकि उसमें प्रोडक्शन की मांग, डिमांड हमारा जो है बढ़ जाता है। तो इस समय एकदम या चक्री बेरोजगारी को भी स्टार बना लीजिए, यह पूछ सकता है आपके लिए। अगला बेरोजगारी याद रखिए, देखिए आगे। अगला जो चौथा बेरोजगारी है, आपको पता है घर्षणात्मक। क्या है भैया? घर्षणात्मक बेरोजगारी। देखो, घर्षणात्मक बेरोजगारी आप सभी लोग को पता है कि जो घर्षणात्मक बेरोजगारी है, यानी घर्षण, साइंस में आप लोग घर्षण को पढ़े होंगे, यानी जो एक दूसरे का विरोध करता है, शायद उसी को आप घर्षण कहते हो। ठीक? तो यहां घर्षण बेरोजगारी का तात्पर्य नहीं है कि जिसको नौकरी ना मिली है, इसमें ये ऐसा बेरोजगार है, यानी यह जो है ऐसा बेरोजगार है। इसमें कैसे लोग बेरोजगार है? यह ऐसा बेरोजगारी है, यह ऐसा बेरोजगारी है, बेरोजगारी है जिसमें लोग रोजगार पर रहते हुए भी काम को क्या करते हैं? सर्च करते हैं। ऐसा बेरोजगारी है जिसमें लोग रोजगार पर रहते हुए भी, रोजगार पर रहते हुए भी बेरोजगार होते हैं। बेरोजगार होते हैं। हमारे कहने का मतलब है, ये ऐसे बेरोजगार है जो लोग अपने काम पे रहते हुए भी बेरोजगारी है। अर्थात कह सकते हो कि आज का दौर चल रहा है, उसके आधार पर हो सकता है कि आप काम कर रहे हो, उस समय हाथों से काम किया जा रहा हो, लेकिन आज उसी काम के लिए टेक्नोलॉजी या आपके जगह पे कोई ऐसी मशीनीकरण हो गया जिसे आपका ज्ञान या जिसे आपको उस मशीन चलाने का ज्ञान न हुआ हो, तो आप अपने टाइप के ही जॉब ढूंढेंगे। यानी आपको कंपनी ने कह दिया कि या तो फिर आप इसको सिर डालो या फिर आप किसी दूसरे जॉब के लिए सर्च करो। समझ रहे हो ना? यही क्या है कि आप रोजगार पे रहते हुए भी बेरोजगार है, उसे क्या कहेंगे? घर्षणात्मक बेरोजगारी। यानी आप के कार्यस्थल पे, आपके प्रबंधन में मशीनों का दौर शुरू, ऐसे में जिसका आपको नहीं है, तो फिर आप उसको या फिर प्रबंधन के द्वारा निर्देश जारी कर दिया जाता है कि भाई आप कोई दूसरा जॉब अपने मन मुनाफिद का ढूंढ लीजिए। तो आप क्या करते हो? जॉब पर रहते हुए भी आप दूसरे जॉब के सर्च करते हो। इसे कहते हैं क्या? घर्षणात्मक बेरोजगारी।
ये नहीं। तब आइए आप लोग, अगला जो बेरोजगारी है, पांचवा और अंतिम, संरचनात्मक बेरोजगारी है। और आपको मैं बता दूं, भारत में सर्वाधिक बेरोजगारी जो है इसी में है, जिसे कहते हो संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, भारत में सर्वाधिक बेरोजगारी किसमें? संरचनात्मक बेरोजगारी ही है। और अंतिम जो पांचवा है वो है संरचनात्मक बेरोजगारी। याद रखना मित्र, यह सबसे इंपॉर्टेंट बेरोजगारी है। भारत में सर्वाधिक, या लिख सकते हो सर्वाधिक बेरोजगार लोग इसी में है। सर्वाधिक बेरोजगार इसी में है, क्योंकि यह दो प्रकार के इसमें बेरोजगारी है। एक तो है भौतिकी, पहला तो भौतिकी आधार पे है, दूसरा वित्तीय संसाधनों के आधार पे है। वित्तीय, फाइनेंशियल, वित्तीय संसाधन। आप कह सकते हो कि भैया यह बेरोजगारी भौतिक एवं वित्तीय संसाधनों के आधार तथा उपलब्ध, मान लो अगर आपके पास उपलब्ध रोजगार भी है, ठीक, तो आपके रोजगार के अनुकूल जो आपको रोजगार उपलब्ध है, आपकी योग्यता के आधार पर रोजगार भी आपके लिए ठीक नहीं है। अतः इसे ही हम कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। यानी इसमें खासकर शिक्षित वर्ग आते हैं। कौन लोग आते हैं इसमें? खासकर शिक्षित वर्ग आता है, जो आज भारत में सर्वाधिक है। कि आप जिस भौतिकी या वित्तीय संसाधन में पढ़े हो, यानी आपके पास जो एबिलिटी है, उस एबिलिटी के आधार पर आप जो कार्य कर रहे हो, आपके मन मुताबिक या आपके अनुकूल वह कार्य नहीं है। बस में गए ना, वही क्या है? बेरोजगारी है। याद रखना। और हम बता दूं आपको कि यही 5 बेरोजगारी में से आपको क्वेश्चन पूछेगा। और अब हम जब कल आपको बेरोजगारी आगे की बात पढ़ाएंगे, बेरोजगारी में जब हम कल आगे बढ़ेंगे, तो अगला हेडिंग हमारा जो होगा, कल का जो बेरोजगारी का जो शेष बचा रहेगा, वह होगा बेरोजगारी मापन। वह होगा क्या? बेरोजगारी मापन। हम भारत में बेरोजगारी को कैसे मापते हैं, तो इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास लेंगे, तब इसको हम बताएंगे कि भारत में बेरोजगारी किस आधार पर या कितने प्रकार से हम मापते हैं। ठीक, किसी को डाउट? आज के क्लास के लिए इतना ही बस। थैंक यू।